नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था झारखंड में। तो इसी सेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने छोटे छोटे सेशंस को कवर किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल हैं। उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे पीजीटी में। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 था, इसमें ये पूछा गया था कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ कौन सा एनिमल्स है, कौन सा जानवर है जिसके लिए काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन था आपके सामने बाघ, जिराफ, बंदर या फिर एक सींग वाला गैंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक सींग वाला गैंडा। इसी के लिए इसको राइनोज कहते हैं और राइनोज के लिए ही कांजीरंगा फेमस है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा कांजीरंगा की। तो कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपका असम में है। ओके, और कांजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1905 ईस्वी में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1908 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए कि इसका जो घोषणा हुआ था वो 1905 में हुआ था और इसका स्थापना 1908 में किया गया था। ओके, अगर हम कांजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्थल भी है। यानी यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये कांजीरंगा नेशनल पार्क शामिल है। ठीक है, और इस क्षेत्र को 2006 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया था कांजीरंगा नेशनल पार्क को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस वर्ष कांजीरंगा नेशनल पार्क को बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, यानी टाइगर रिजर्व के रूप में। तो 2006 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है झारखंड की निम्नलिखित नदियों में से कौन कीकट के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन था इसमें कन्हर, उत्तरी शाही, पुनपुन या फिर फल्गु। तो ये जो करेक्ट आंसर है इस आंसर का क्वेश्चंस का, वो है ऑप्शन नंबर सी। यानी झारखंड की जो पुनपुन नदी है, इसी नदी को कीकट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगर हम बात करें पुनपुन नदी की, तो ये गंगा की एक सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। और पुनपुन नदी का अगर ओरिजिन हम देखें तो ये झारखंड का जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती ही ओरिजिनेट होती है। और झारखंड के जो चतरा डिस्ट्रिक्ट है और बिहार के औरंगाबाद और गया, उसके बाद पटना ज़िलों से होकर ये बहती है और गंगा में जाके पटना में मिल जाती है। ठीक है, पुनपुन जो नदी है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और जब हिंदू धर्म में जो मान्यता है, जो पितृपक्ष होता है, इस समय इस नदी में लोग स्नान करके पिंडदान करते हैं। ठीक है, तो पुनपुन नदी को कीकट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो क्वेश्चन में था सी, ये करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2005 के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा सबसे लंबी पाई जाती है। यानी किस देश के लोगों की जो जीवन अवधि है वो सबसे लंबी है इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन था आपके आप सामने नेपाल, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इस जो ये क्वेश्चंस का ऑप्शंस है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। यानी श्रीलंका में जो जीवन प्रत्याशा दर है वो सबसे अधिक है इन चारों देशों में। जो 2005 में जीवन प्रत्याशा दर का एक रिपोर्ट जो आया था, इसमें जो
रिपोर्ट था उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीवन प्रत्याशा दर क्या है। तो जीवन प्रत्याशा दर एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कितने दिनों तक वो जीवित रह सकता है, ठीक है, उसका जीवन अवधि क्या होगा उससे रिलेटेड होता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि इस देश के लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी वर्ष होगी, तो उसी को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो इस देश में इस सूची में जो विश्व बैंक है ये 189 देशों की सूची जारी किया था 2015 में, ठीक है, जब क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ 2015 के अनुसार। तो 2015 में विश्व बैंक ने 189 देशों की सूची जारी की, जिसमें श्रीलंका सबसे अव्वल स्थान पे था, जिसका पोजीशन था 58, यानी 58th पोजीशन पर था श्रीलंका। उसके बाद बांग्लादेश का स्थान आता है, देन नेपाल का, और सबसे नीचे इन चारों ऑप्शंस में भारत का स्थान आ जाता है, और वो स्थान था 136वां, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस के अनुसार श्रीलंका करेक्ट आंसर था, जो कि 58th पोजीशन पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन सा सही नहीं है उसको देखना है। तो पहला स्टेटमेंट है डेयरी फार्मिंग के लिए पश्चिमी यूरोप सबसे उपयुक्त है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। फिर है प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के अन्न भंडार है, ठीक है, अन्न नहीं अन्न भंडार होगा, ठीक है, अन्न भंडार। फिर है अंगूर की खेती के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे उपयुक्त है। और फिर पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र लकड़ी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये सारे ऑप्शंस देखने के बाद एक चीज़ पता चलेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र है ये लकड़ी उत्पादन के लिए नहीं बल्कि ये कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। गेहूं का खेती इस क्षेत्र में अधिक होता है, ठीक। और जो अंगूर की खेती है यानी साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे रसदार फल जो होते हैं, ऐसे फल भूमध्य सागरीय जलवायु में सबसे अच्छा उगाया जाता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रेयरी जो है ये भी उत्तरी अमेरिका का जो अन्न भंडार है, यानी यहाँ भी खेती बहुत मात्रा में की जाती है, और डेयरी फार्मिंग के लिए वेस्टर्न यूरोप जो है वो काफ़ी फेमस है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पूर्व में स्थित जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जिसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि लकड़ी के लिए नहीं बल्कि कृषि के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का रूर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात औद्योगिक क्षेत्र, बी है कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र, सी है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, और डी है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, आपको भी पता चल गया होगा। यानी भारत का रूर क्षेत्र छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को या छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश को भारत का रूर प्रदेश? क्यों? क्योंकि ये जो छोटा नागपुर प्रदेश है, इस छोटा नागपुर के प्रदेश में खनिजों का विशाल भंडार पाया जाता है, और खनिजों पर आधारित उद्योग यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए यह जो क्षेत्र है छोटा नागपुर क्षेत्र, ये भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है खनिज भंडार की दृष्टि से। ओके, अगर हम रूर प्रदेश की बात करें तो विश्व में जर्मनी का जो उत्तरी राइन वेस्टफेलिया क्षेत्र है ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, और इसी औद्योगिक क्षेत्र को रूर क्षेत्र कहा जाता है। अब जर्मनी का जो उत्तरी राइन वेस्टफेलिया औद्योगिक क्षेत्र है इसको रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो राइन नदी है, इस राइन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो कोयला बहुत अधिक मात्रा में निक्षेपित है, यानी डिपोजिशन है कोयला का। और कोयला
के अधिक डिपॉजिट होने के साथ साथ अन्य जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उसकी भी जो निक्षेपण है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। इसलिए जर्मनी का राइन वेस्टफेलिया क्षेत्र खनिजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जर्मनी का रूर क्षेत्र कहा जाता है। अब ये जो रूर क्षेत्र है ये यूरोप का सबसे बड़ा और विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है। अभी जैसे कि हमने देखा, और कोयला आधारित उद्योग यहाँ भारी मात्रा में स्थापित किए गए हैं। तो जर्मनी का जो राइन वैली क्षेत्र है इसको रूर क्षेत्र कहा जाता है, और इसी के कॉन्सेप्ट पर भारत का जो छोटा नागपुर प्रदेश है जहाँ खनिजों का विशाल भंडार निक्षेपित है, इसलिए भारत का रूर छोटा नागपुर प्रदेश को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुल कमांड क्षेत्र के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, कमांड क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। तो नागार्जुन सागर, कृष्णराज सागर, भाखड़ा नांगल या फिर दामोदर। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाखड़ा नांगल जो डैम है वो सबसे बड़ा कमांड क्षेत्र है। ठीक है, या सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कमांड क्षेत्र है वो क्या होता है। तो वह क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य कार्यों के लिए जल की आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होती है। यानी जो डैम बनाया जाता है उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उन लोगों के कृषि कार्य हेतु, मत्स्य पालन कार्य हेतु, अन्य कार्यों के लिए जो जल की आपूर्ति होती है वो कैनाल्स के द्वारा होता है। कैनाल सिस्टम नहर तंत्र के द्वारा होता है, और जिस क्षेत्र में जल की आपूर्ति नहर तंत्र द्वारा होता है उस क्षेत्र को, उस डैम का वह क्षेत्र कमांड क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र में जो नहर है उसके थ्रू अगर नहर से पानी जा रहा है डैम से, तो वो डैम के लिए जितने भी क्षेत्र में पानी का सप्लाई हो रहा है वो उसका कमांड क्षेत्र होगा। यानी अगर उस डैम से पानी को रोक दिया जाए तो उससे रिलेटेड जहाँ भी पानी का सप्लाई हो रहा है वो क्षेत्र पूरा प्रभावित होगा, इसलिए उस क्षेत्र को कमांड एरिया का नाम दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की ऊंचाई है 15 से 35 किलोमीटर, 70 से 90 किलोमीटर, 10 से 15 या 70 से 80 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको भी पता चल गया होगा कि 15 से 35 किलोमीटर के ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम जब बात करते हैं ओजोन परत की, तो जो ओजोन परत है ये सूर्य के उच्च आवृत्ति यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो पराबैंगनी रेज है इसका 90 से 99% तक हिस्सा अवशोषित कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन लेयर। ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। यानी जो अर्थ सरफेस पर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके लिए ये पराबैंगनी किरण जो है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, और यही जो ओजोन लेयर है उस हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये जो ओजोन परत है इस ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के जो भौतिकविद थे यानी जो फिजिक्स के विद्वान थे, जिसमें फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन का नाम आता है। तो इन्हीं दोनों ने मिल के 1913 में ओजोन लेयर की खोज की थी, जो कि हमारा पैराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात कर दें तो ओजोन परत जो है इस लेयर को मापने की इकाई जो है वो डॉप्सन इकाई है, डॉप्सन यूनिट। ओजोन लेयर का जो मापन होता है, मेजरमेंट होता है, वो डॉप्सन यूनिट में किया जाता है। ठीक, और यह जो ओजोन परत है ये वायुमंडल के 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। आपको ये भी पता होगा कि क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल है वही समताप मंडल में ये ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर का जो पेटी होता है उसमें पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर बेसिन का ड्रेनेज घनत्व क्या होता है। किसी भी नदी बेसिन का ड्रेनेज घनत्व पूछ रहा है, अपवाह घनत्व पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बेसिन क्षेत्र द्वारा विभाजित
धाराओं की औसत संख्या, बेसिन में सभी धाराओं की कुल लंबाई से विभाजित बेसिन क्षेत्र, या बेसिन के प्रति इकाई क्षेत्र की धाराओं की औसत लंबाई, या बेसिन के प्रति इकाई क्षेत्र में धाराओं की संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो ड्रेनेज डेंसिटी है, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यानी बेसिन में सभी धाराओं की कुल लंबाई से विभाजित बेसिन क्षेत्र को हम लोग ड्रेनेज डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर उस राज्य की प्रतिस्थापन दर से कम है। क्वेश्चंस को समझिएगा, यहाँ पूछ रहा है जनसंख्या वृद्धि दर यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, इससे राज्य का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर केरल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, केरल। यानी केरल जो राज्य है, यहाँ का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, ठीक है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ के एम्प्लॉयमेंट रेट से कम है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसलिए आप देखेंगे तो सबसे लिटरेट जो स्टेट है, साक्षर राज्य है, वो आपका केरल है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जापान है। ठीक, जापान जो है वो भारतीय यानी भारत से जो आयरन ओर का उत्पादन होता है उसका सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, इसमें अगर आप देखिएगा तो भारत में जो आयरन ओर का पेटी है, इसमें दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी आता है। तो जो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट जो टाइप है आयरन ओर का, वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और हेमेटाइट जो लौह अयस्क है, यहाँ से इसका खनन किया जाता है और जो विशाखापत्तनम पोर्ट है भारत का, वहाँ से इस आयरन ओर को जापान को और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।